कहानी की शुरुआत में हमें एक सुनसान रेगिस्तान दिखाया जाता है। एक ऐसी जगह जहां आने के बारे में इंसान अपने सपने में भी ना सोचे। यहाँ उन लोगों को भेज दिया जाता है जो आम समाज के लिए या तो बेकार हो चुके होते हैं या फिर उन्होंने अपने देश से गद्दारी की हो। इस रेगिस्तान के एक तरफ है कंफर्ट जोन, जहाँ इंसान के जरूरत की सभी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसी दुनिया छिपी है जो किसी जहन्नुम से कम नहीं। और दूसरी तरफ हैं वे लोग जो भूख और मजबूरी के चलते नरभक्षी बन चुके हैं। इनके पास न खाना है न पीने के लिए पानी, इसलिए जो भी इन्हें मिलता है वे उसे मार कर खा जाते हैं, फिर चाहे वह इंसान ही क्यों ना हो। इसी बीहड़ रेगिस्तान में आज दो पुलिस ऑफिसर एक लड़की को छोड़ने आए हैं जिसका नाम आर्लिन है, और यहीं से शुरू होती है ये खौफनाक कहानी। आर्लिन ने कुछ ऐसे अपराध किए हैं जिनकी कोई सजा तय नहीं की जा सकती, इसलिए अब उसे अपनी बची हुई जिंदगी इसी बाउंड्री के उस पार बितानी होगी। कंफर्ट जोन के उस पार छोड़ने के बाद उस इंसान के साथ कुछ भी हो, उसकी कोई जिम्मेदारी अमेरिकन सरकार नहीं लेती। यह बात वहाँ लगे वार्निंग बोर्ड पर साफ लिखा होता है। अब आर्लिन को अपनी हिफाजत खुद ही करनी होगी। साथ ही उसके पास एक कागज है जिस पर लिखा है फाइंड कंफर्ट। इस सुनसान रेगिस्तान में वह अकेली आगे बढ़ती जा रही है। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वह आगे चलती रहती है। कुछ देर बाद उसे एक खराब पड़ी कार दिखाई देती है। आर्लिन को चलते हुए काफी टाइम हो चुका था, जिस वजह से वह उसके अंदर थोड़ी देर रेस्ट करने का फैसला करती है, लेकिन कब उसकी आंख लग जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता। अचानक किसी के आने की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। वह देखती है कि कुछ अनजान लोग हाथों में हथियार लिए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उनके चेहरों से साफ पता चल रहा था कि उनकी नीयत ठीक नहीं है। आर्लिन भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वे लोग उसे पकड़ लेते हैं और मारकर बेहोश कर देते हैं। जब आर्लिन को होश आता है तो वह खुद को बंधा हुआ पाती है। आसपास देखने पर पता चलता है कि उसे एक क्रैश हुए प्लेन के अंदर कैद करके रखा गया है। तभी वहाँ एक औरत आती है जो बिना किसी हिचक के आर्लिन के हाथ और पैर काट देती है जैसे कोई जानवर हो, और फिर उन्हें अपना सुबह का नाश्ता बना लेती है, क्योंकि यही वे लोग हैं जिनके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, नरभक्षी। आर्लिन को इतना दर्द हो रहा था कि वो वहीं बेहोश हो जाती है, लेकिन उन लोगों को उसकी जरा भी परवाह नहीं होती। इसके बाद हम इस पूरे नरभक्षी परिवार को देखते हैं जो संख्या में काफी बड़ा है। ये लोग अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन साथ ही इन्होंने कुछ इंसानों को कैद करके भी रखा हुआ है ताकि इनके खाने में कभी कोई कमी ना पड़े। इसी बीच हम अपने दूसरे किरदार मियामी को देखते हैं जो इसी नरभक्षी ग्रुप का हिस्सा है। मियामी का एक छोटा सा परिवार है जिसमें उसकी पत्नी और एक बेटी है, जिसके साथ आगे चलकर बहुत कुछ गलत होने वाला है। अब कहानी जाती है कंफर्ट जोन की ओर। यहाँ की जिंदगी बिल्कुल उल्टी है। यहाँ हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं, खाने के लिए भरपूर खाना, पीने के लिए साफ पानी, कुल मिलाकर यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। इधर आर्लिन नोटिस करती है कि उसे एक काल कोठरी जैसी जगह में बंद करके रखा गया है, जो शायद इन लोगों का स्टोर रूम है। तभी उसे ऊपर से किसी की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर वह डर के मारे अपने पूरे शरीर पर अपना ही वेस्ट लपेट लेती है, क्योंकि उसको पता था कि अब अगला नंबर उसका है। अगले दिन वही लेडी उसे लेने के लिए आती है। आर्लिन के शरीर पर लगी गंदगी देखकर वह औरत उसे आजाद कर देती है। आर्लिन को लगा कि अब वो औरत उसे कुछ नहीं करेगी, लेकिन आर्लिन की खुशी ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं थी, क्योंकि उसने आर्लिन को साफ करने के लिए आजाद किया था। वो औरत पानी लेने चली जाती है। इसी दौरान आर्लिन वहाँ पड़ी एक लोहे की रॉड चुपचाप अपने पास छुपा लेती है। जैसे ही वह लेडी वापस आती है, आर्लिन उस पर जोरदार हमला करती है और उसे जान से मार देती है। उसे ऐसा करते हुए पास ही बंधा एक कैदी देख लेता है, लेकिन वह कुछ बोलता नहीं और चुपचाप बस देखता रहता है। खैर, अब आर्लिन को वहाँ पड़ा एक स्केटबोर्ड मिल जाता है और उस पर लेटकर वहाँ से निकल जाती है। वह स्केटबोर्ड पर लेटकर काफी दूर पहुँच जाती है, मगर वह पूरी तरह थक चुकी होती है। अभी भी यहाँ से कंफर्ट जोन बहुत दूर था और वह नरभक्षियों के इलाके के अंदर ही थी। आखिरकार वह थक कर वहीं रुक जाती है। उसके शरीर में अब बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है जिसके हाथ में एक ट्रॉली होती है। वह आर्लिन को ट्रॉली पर बैठाता है और उसे खींचते हुए कंफर्ट जोन के गेट तक ले आता है। दरअसल वह आदमी बहुत बूढ़ा है, इसलिए वह अभी तक जिंदा है, क्योंकि ये नरभक्षी बूढ़े लोगों को नहीं खाते। अगर वह जवान होता तो अब तक किसी नरभक्षी का नाश्ता बन चुका होता। जब कंफर्ट जोन के लोग आर्लिन को इस हालत में देखते हैं तो तुरंत समझ जाते हैं कि यह काम नरभक्षियों का ही है। वे उसे अंदर ले जाते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं और रहने के लिए उसे एक घर भी देते हैं। आर्लिन अगले 5 महीने वहीं रहती है। अब हम उसे पहले से काफी बेहतर हालत में देखते हैं। उसे एक प्लास्टिक की टांग भी मिल चुकी होती है और अब वह यहाँ सुकून की जिंदगी जी रही होती है। दूसरी ओर हम मियामी को देखते हैं जो अपनी बेटी का एक स्केच बना रहा होता है, क्योंकि वह एक अच्छा पेंटर है। तभी उसकी पत्नी आकर बताती है कि घर में खाना खत्म हो चुका है। मियामी अपनी पेंटिंग छोड़कर पास ही बंद एक लड़की के पास जाता है जिसे उसने बांध रखा होता है, क्योंकि आज वही लड़की उसके परिवार का खाना बनने वाली होती है। हालांकि वह लड़की उसके सामने अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन मियामी के दिल में जरा भी रहम नहीं होता। वह एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और फिर उसके शरीर के छोटे
छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। दूसरी ओर एक सुबह हम आर्लेन को देखते हैं। वह अभी भी उस हादसे से उभर नहीं पाई है। जब जब वह आईने में खुद को देखती है, उसे अपनी कोई ना कोई कमी साफ नजर आती है। उसके कटे हुए हाथ और पैर उसे हर पल उस दर्द की याद दिलाते रहते हैं। अब वह किसी भी हाल में उन नरभक्षियों से बदला लेना चाहती है। इसी इरादे से एक दिन वह बड़ी मुश्किल से एक बंदूक का जुगाड़ करती है। फिर वह कंफर्ट जोन के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल जाती है। उस रास्ते के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। वहाँ से बहुत कम लोग आते जाते हैं। उधर हम मियामी की पत्नी और उसकी बेटी को देखते हैं, जो कचरे में कुछ सामान ढूंढ रहे होते हैं, इस उम्मीद में कि कोई काम की चीज मिल जाए। कुछ ही देर बाद आर्लेन की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। वह चुपचाप उनके पास जाकर खड़ी हो जाती है। मियामी की पत्नी डर के मारे आर्लेन के सामने हाथ जोड़ लेती है। वह कहती है कि हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन जैसे ही आर्लेन को पता चलता है कि ये एक नरभक्षी है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। आर्लेन कहती है, मैंने भी तुम लोगों से अपनी जान की भीख मांगी थी, लेकिन तुमने मेरे हाथ और पैर काट लिए थे। और बिना एक पल की देरी किए वह उसको गोली मार देती है। मियामी की बेटी कुछ समझ ही नहीं पाती कि उसकी माँ के साथ अचानक क्या हो गया, क्योंकि उसे अभी उतनी समझ नहीं है। वो चुपचाप अपनी माँ को देख रही थी। आर्लेन की नजर उस बच्ची पर पड़ती है। उसे उस पर तरस आ जाता है। वह उसको नहीं मारती और उसे अपने साथ लेकर कंफर्ट जोन वापस आ जाती है। रास्ते में उन दोनों को कंफर्ट जोन की ओर जाता वो बूढ़ा आदमी देख लेता है। वहाँ मियामी की बेटी को एक खरगोश पसंद आ जाता है। आर्लेन उसे खरीद देती है और फिर उसे अपने घर ले जाती है। आर्लेन का मन किसी भी हाल में उस बच्ची को चोट पहुंचाने का नहीं होता, क्योंकि वह जानती है इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है। दूसरी ओर काफी देर इंतजार करने के बाद भी मियामी की पत्नी और उसकी बेटी अभी तक वापस नहीं लौटे थे। वह उन्हें ढूंढता हुआ इधर उधर भटकता है। तभी उसकी नजर एक कूड़ेदान पर पड़ती है, जहां उसकी पत्नी की लाश पड़ी थी और कुछ कौवे उसकी डेड बॉडी को खा रहे होते हैं। यह नजारा देखते ही मियामी समझ जाता है कि ये उन लोगों का काम है जो लड़कियों को किडनैप करके बेच देते हैं। तभी वह वहाँ पर उसी बूढ़े आदमी को देखता है जो कूड़े में कुछ ढूंढ रहा होता है। मियामी उसके पास जाता है और अपनी बेटी की तस्वीर दिखाते हुए पूछता है कि क्या उसने उसे देखा है। बूढ़ा आदमी जवाब देता है, हाँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मेरा भी एक स्केच बनाना होगा, तभी मैं बताऊंगा कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। यह सुनकर मियामी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। जिसके बाद वह वहीं बैठकर उस बूढ़े आदमी का स्केच बनाने लगता है। इसके बाद बूढ़ा आदमी उसकी बेटी के स्केच पर एक शब्द लिख देता है, फाइंड कंफर्ट। यह देखते ही मियामी समझ जाता है कि उसकी बेटी कहाँ है। और इधर आर्लेन मियामी की बेटी को एक क्लब में लेकर जाती है, जहाँ कंफर्ट जोन के सबसे अमीर आदमी की एक बड़ी पार्टी चल रही होती है। इस पार्टी के मालिक का नाम ड्रीम है। ड्रीम असल में पूरे इलाके में पाउडर की सप्लाई करता है। ये पाउडर कोई मामूली पाउडर नहीं है। उसी से एक टैबलेट बनती है, जिसे खाने के बाद इंसान एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। आर्लेन भी वही टैबलेट ले लेती है। इसी दौरान हम मियामी की बेटी को देखते हैं। उसके हाथ से उसका रैबिट छूट जाता है और उसे पकड़ने के लिए वह उसके पीछे पीछे चली जाती है। तभी उसके सामने ड्रीम आ जाता है और वह उसे अपने साथ ले जाता है। दरअसल ड्रीम एक पावरफुल इंसान है, इसीलिए कोई उसे रोकने की हिम्मत भी नहीं करता। उधर आर्लेन पर उस पाउडर का असर शुरू हो चुका होता है। उसके आसपास की दुनिया उसे बेहद खूबसूरत लगने लगती है, लेकिन फिर भी वह उस बच्ची को ढूंढती रहती है। होश पूरी तरह से खो चुकी आर्लेन उसे ढूंढते ढूंढते पार्टी से बाहर निकल जाती है। चलते चलते वह इतनी दूर निकल जाती है कि उसे खुद भी एहसास नहीं होता। उसे यह तक पता नहीं चलता कि उसके बिल्कुल पास मियामी खड़ा है। जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि उसके सामने मियामी खड़ा है और वो फिर से नरभक्षियों के इलाके में आ चुकी है। मियामी के हाथ में आर्लेन का आर्टिफिशियल पैर होता है, जिसके बिना वह चल भी नहीं सकती। इसी बीच मियामी उसे अपनी बेटी का स्केच दिखाता है और पूछता है कि क्या उसने इस बच्ची को कहीं देखा है। डर के मारे आर्लेन झूठ बोल देती है, नहीं, मैंने इसे कहीं नहीं देखा। वह झूठ इसलिए बोलती है क्योंकि अगर मियामी को सच्चाई पता चल गई तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन मियामी को आर्लेन की जरूरत भी होती है, क्योंकि अगर कोई भी नरभक्षी कंफर्ट जोन के पास भी आता है तो उसे वहीं गोली मार दी जाती है। इसीलिए मियामी आर्लेन को कहता है कि मैं तुम्हें सही सलामत कंफर्ट जोन के अंदर छोड़ दूंगा और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे कंफर्ट जोन के अंदर से मेरी बेटी को ढूंढ कर ला कर दोगी। वह उसे चेतावनी भी देता है कि अगर उसने वहां जाके उसकी बेटी को नहीं ढूंढा तो वो उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ लेगा और फिर जिंदा पकाकर खा जाएगा। आर्लेन ये डील मानने को मजबूर हो जाती है, क्योंकि वह कंफर्ट जोन से काफी दूर आ चुकी होती है और अकेली वापस गई तो वो किसी नरभक्षी के हाथों मारी जाएगी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उनके सामने एक आदमी आता है। वह उसी नरभक्षी खानदान का हिस्सा होता है, यानी वह भी एक नरभक्षी है। वह मियामी से डील करता है कि इस लड़की का पैर मुझे दे दो और बदले में मैं तुम्हें फ्यूल दूंगा। मियामी मना कर देता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी बेटी उसे कभी नहीं मिल पाएगी। ये सुनकर वह आदमी कहता है, तुम मना करोगे तब भी मैं इस लड़की को लेकर जाऊंगा, अगर रोकना है तो रोक ले। अब यहाँ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि मियामी आर्लेन को उसके हवाले कर देता है और पेट्रोल लेकर वहाँ से जाने लगता है। आर्लेन चीखती चिल्लाती है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही
वह आदमी आर्लिन को उठाकर ले जा रहा होता है, मियामी पीछे से उस पर चाकू से वार करता है, जिसके बाद उस आदमी की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद मियामी उसका एक हाथ काट लेता है। अब ये दोनों कंफर्ट जोन की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक तेज रेतीला तूफान आ जाता है। मजबूरन इन दोनों को एक टेंट लगाकर वहीं रुकना पड़ता है। तूफान रुकने का इंतजार करते हुए इन दोनों को यहाँ रात हो जाती है, इसीलिए दोनों वहीं रात गुजारने का फैसला करते हैं। मियामी उसी मरे हुए आदमी के हाथ को पकाकर खाता है। दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है। आर्लिन मियामी से पूछती है कि तुम नरभक्षी कैसे बन गए, जिस पर वो बताता है कि जब वह 16 साल का था तो वह एक बोट के जरिए गैर कानूनी तरीके से अमेरिका आया था, लेकिन बॉर्डर पर उसे पकड़ लिया गया, जिसके बाद उसे बेड बैच बनाकर यहाँ छोड़ दिया। वहीं आर्लिन अपनी कहानी सुनाती है कि वह पहले नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA में काम करती थी, लेकिन उसे दुश्मन देश के एक आदमी से प्यार हो गया और वो भी वहाँ का एक सीक्रेट एजेंट था। ये बात मुझे पता नहीं थी। प्यार में अंधी होकर मैंने उसे अपनी कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे दी। जब अमेरिका को इस गद्दारी के बारे में पता चला तो मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया गया। दोनों एक दूसरे की बातें सुनते सुनते काफी करीब आ चुके होते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक गोली चलती है। वह गोली सीधा मियामी को लगती है और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ लोग अचानक वहाँ आ जाते हैं और आर्लिन को अपने साथ चलने को कहते हैं। वे आर्लिन को अपने साथ ले जाते हैं और उसे कंफर्ट जोन में छोड़ देते हैं। ये लोग कंफर्ट जोन के थे, लेकिन अब आर्लिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह मियामी को उसी हालत में वहीं छोड़कर आ गई थी। इसलिए वह वापस जाने का फैसला करती है और उसी जगह जाती है जहाँ उसने मियामी के साथ शाम बिताई थी। वहाँ उसे मियामी की स्केच बुक मिलती है, जिसमें उसकी बेटी के कई स्केच बने होते हैं। उन्हें देखकर आर्लिन टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि मियामी की बेटी उसके पास नहीं है। उसकी वजह कहीं न कहीं वह खुद ही थी। अब वह तय कर लेती है कि किसी भी हाल में वह उसकी बेटी को ढूंढ कर रहेगी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। वह वापस कंफर्ट जोन आती है और सबको मियामी की बेटी का स्केच दिखाते हुए उनसे उस बच्ची के बारे में पूछती है, लेकिन किसी को भी उस बच्ची के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। इधर वही बूढ़ा आदमी दूर आसमान में उड़ते हुए कुछ कौवों को देखता है। उसे शक होता है कि शायद वहाँ कुछ मरा पड़ा है। वह दौड़ते हुए वहाँ पहुँचता है, लेकिन वहाँ उसे मियामी बेहोशी की हालत में पड़ा मिलता है। वह मियामी को बचाने के लिए एक कौवा पकड़ता है और उसे खिला देता है ताकि उसे थोड़ी ताकत मिले। उधर आर्लिन थक हार कर उदास अकेली बैठी होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो उस बच्ची को कैसे ढूंढे। तभी वह देखती है कि कुछ औरतें ड्रीम के घर से बाहर निकलती हैं और उन्हीं में से एक औरत के साथ मियामी की बेटी भी होती है। आर्लिन उस समय कुछ नहीं करती। दूसरी ओर बूढ़े आदमी की मदद से मियामी अब ठीक हो चुका होता है। वह उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। यहाँ आर्लिन उस ड्रीम के पैलेस में पहुँचती है जहाँ कई सारी औरतें काम कर रही होती हैं। वे सभी खास प्रकार का नशीला पदार्थ बना रही होती हैं। ये सब देखकर आर्लिन उनसे गुजारिश करती है कि उसे भी यहाँ काम पर रख लिया जाए। आर्लिन को पता चल गया होता है कि ड्रीम ने मियामी की बेटी को अडॉप्ट कर लिया होता है, क्योंकि उसके खुद के बच्चे नहीं होते, और वो आर्लिन को भी काम पर रख लेता है। इसके बाद एक लेडी आर्लिन को एक रूम में ले जाती है ताकि उसको अच्छे से तैयार किया जाए। आर्लिन वहाँ वॉशरूम जाने के बहाने अंदर जाकर चुपके से अपने नकली पैर में छुपाई हुई गन निकाल लेती है और उस औरत को गन पॉइंट पर लेकर ड्रीम के पास ले जाती है। आर्लिन ड्रीम से कहती है, अगर तुमने उस बच्ची को अभी नहीं छोड़ा तो मैं इसे मार दूंगी। वह औरत ड्रीम की वाइफ थी और कई सालों के बाद वो प्रेग्नेंट हुई थी। वह किसी भी हालत में उसे मरने नहीं देना चाहता था। वो बिना एक पल गवाए मियामी की बेटी को छोड़ देता है। उस बच्ची को लेकर आर्लिन कंफर्ट जोन से बाहर निकल आती है। उसी समय सामने से आते हुए मियामी उन्हें देख लेता है। अपनी बेटी को देखकर मियामी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन तभी आर्लिन उसे कहती है कि वह उसे भी अपने साथ ले चले। ये सुनते ही मियामी भड़क जाता है। वह कहता है कि हम लोग नरभक्षी हैं और यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा है। तुम किसी भी वक्त नरभक्षियों का शिकार बन सकती हो। लेकिन आर्लिन वापस उसी दुनिया में नहीं जाना चाहती थी और साथ ही वह मियामी को पसंद भी करने लगी थी। वह बाकी बची जिंदगी उसके साथ ही बिताना चाहती थी। इसी बीच मियामी की बेटी मियामी से कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है। मजबूरी में वह उसी खरगोश को पका देता है जो उसकी बेटी के पास था। ये देखकर आर्लिन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन आर्लिन को पता है कि यही इन लोगों की जिंदगी है। अब मियामी ने आर्लिन को भी एक्सेप्ट कर लिया होता है और ये तीनों एक परिवार बन चुके हैं। इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।